नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बढ़ा रही कुंभा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कई जनप्रतिनिधियों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, बीजेपी की विचारधारा से लोग हो रहे प्रभावित। अंकिता हत्याकांड प्रकरण को लेकर देहरादून में हुई महापंचायत। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच को लेकर उठाई गई आवाज। अंकिता के पिता ने अनिल जोशी की एफआईआर पर खड़े किए सवाल। अंकिता मामले में सीबीआई जांच के तमगे की होड़। कभी उर्मिला तो कभी दर्शन भारती की दौड़। दर्शन भारती ने जनता के प्रदर्शन पर किया आवाज, लोगों की भावनाओं को पहुंचाई चोट। और शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में जिला प्रशासन अलर्ट। कांवड़ों के लिए तय किए गए रूट। महाशिवरात्रि तक मेला क्षेत्र 9 जोन और 19 सेक्टर में बांटा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड बीजेपी की। राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस, सपा, बसपा समेत यूकेडी का दामन छोड़कर आए लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने बताया कि पौड़ी से नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी समेत कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्यों और पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थापा है। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टी से बीजेपी में आने वाले कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे पौड़ी जिले के, इन्होंने सदस्यता ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने, बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। ये अभियान हमारा प्रारंभ हो चुका। मैंने जब इससे पहले सदस्यता का कार्यक्रम था तो मैंने उस दिन कहा था कि अब दरवाजे खुले हैं, और ये दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक कि आचार संहिता विधानसभा की नहीं लगती है। भाजपा में ही थी और घर वापसी हुई है मेरी आज। जी हाँ, कुछ अपराय कारण थे जिनकी वजह से कि पार्टी इस चुनाव में हमने छोड़ी थी, और आज घर वापसी हुई है क्योंकि काम अच्छे चल रहे हैं। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि यदि अपने क्षेत्र का आपको विकास करना है तो आपको सत्ता में रहना पड़ेगा, और सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आज हम दोबारा से भाजपा में शामिल हुए। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इस मामले को लेकर राजधानी देहरादून में एक महापंचायत हुई। इसमें विपक्षी दल, सामाजिक संगठन और अंकिता के माता पिता शामिल हुए। उन्होंने सीबीआई जांच और अनिल जोशी की एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड मामले में महापंचायत। अंकिता के परिजनों ने पूछा सवाल, कौन है अनिल जोशी, उनकी एफआईआर को क्यों बनाया आधार, वीआईपी के नाम का हो पाएगा खुलासा, क्या हमारी बेटी को मिल पाएगा इंसाफ। को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उत्तराखंड का सबसे चर्चित अंकिता हत्याकांड मामला, जिसमें सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी विपक्षी दल, कई सामाजिक संगठन और अंकिता के माता पिता सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अनिल जोशी की एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल रविवार को राजधानी देहरादून में अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर परेड ग्राउंड के बाहर महापंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अंकिता भंडारी के माता पिता समेत राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस महापंचायत में शामिल थे। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की थी, लेकिन ना तो सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच हो रही है और न ही हमारी शिकायत पर। पर्यावरणविद अनिल जोशी, जिन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, उनसे ना तो कोई हमारा रिश्ता है, न ही कोई ताल्लुकात। फिर भी किस आधार पर उनकी एफआईआर को सीबीआई जांच का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी यह है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो,
और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी सुना में के मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, ना तो मैं उनको जानता हूँ न पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से ही वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी। वहीं इस महापंचायत को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच और सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। देखिए, सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे। ये जन आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। उन्हें कहा सीबीआई की जांच मगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, उनके निगरानी में। और दूसरा राइडर था कि एफआईआर नए सिरे से लिखी जाए और उस एफआईआर में जो साक्ष्य नष्ट करने वाले लोग हैं वो भी, और जो वीआईपी के रूप में जो नाम सामने आए हैं वो लोग भी एफआईआर और जांच का हिस्सा हो। अंकिता के माता पिता ने अनिल जोशी की जिस एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल पहले दिन से ही पूछे जा रहे हैं कि आखिर अनिल जोशी को किस आधार पर इस केस का हिस्सा बनाया गया है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार वाकई वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर गंभीर है या फिर सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में अब सीबीआई वीआईपी के एंगल से जांच में जुटी हुई है, लेकिन प्रदेश में सीबीआई जांच का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कभी उर्मिला सनावर तो कभी दर्शन भारती इस बात का दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी वजह से मामले में फिर से सीबीआई जांच हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए। अंकिता मामले में सीबीआई जांच के तमगे की होड़, कभी उर्मिला तो कभी दर्शन भारती की दौड़। अंकिता के लिए हुए प्रदर्शन पर भारती ने किया वार, स्वामी ने जनता की भावनाओं को पहुंचाई चोट। उर्मिला सनावर को ले आया तो तुमने मेरा ये हाल किया। सीबीआई जांच करवाई, तुम 3 साल तक सड़कों पे रेंगते रहे, सीबीआई जांच नहीं हुई। उर्मिला सनावर आई, सीबीआई जांच हुई। तो सुना आपने, दर्शन भारती अब अंकिता हत्याकांड मामले में हो रही सीबीआई जांच का श्रेय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस जनता ने सड़कों पर उतरकर अंकिता के लिए न्याय की गुहार लगाई, प्रदर्शन किए, उनकी भावनाओं की तुलना दर्शन भारती ने सड़कों पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े से कर डाली। मेरे लोगों द्वारा गालियां दिलाई गई, काले में कहा गया, दलाल कहा गया, चोर कहा गया, ठग कहा गया। दुख है मुझे इस बात का। अरे ये मेरी महान जनता कम से कम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते। पहले तो तुम्हें उर्मिला सनावर चाहिए थी, गोल कर दी, भगा दिया। उर्मिला सनावर को ले आया तो तुमने मेरा ये हाल किया। सीबीआई जांच करवाई, तुम 3 साल तक सड़कों पे रेंगते रहे, सीबीआई जांच नहीं हुई। उर्मिला सनावर आई, सीबीआई जांच हुई। दर्शन भारती को कालनेमी, भयरूपिया या जो अपशब्द कहे गए वो उनकी परिचित उषा राणा माही ने कहे थे। उनके कई राज से पर्दा उठाने का दावा भी उषा राणा माही ने किया था, लेकिन गाली आम जनता को दी जा रही है। जिस जनता ने अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की गुहार लगाई, आज उसी जनता को स्वामी दर्शन भारती कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कि तू बहुत बड़ा उत्तराखंड का सेवक बनता है ना, तो उस सेवक के नाते तो दे वो साक्ष्य जो तूने उर्मिला के हाथ से छुपा दिए हैं। ऐसा नहीं, तूने छुपाए हैं भाई। वो मैं 100% कह सकती हूँ दर्शन भारती, मैं आज भी कह रही हूँ आपको, वो साक्ष्य सार्वजनिक कर दो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं वीआईपी आप खुद हो और खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हो। दरअसल ये पूरा खेल उर्मिला सनावर की एंट्री से शुरू हुआ था, जब उर्मिला सनावर ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से बातचीत करते हुए एक ऑडियो वायरल किया, जिसमें अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़े कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने का दावा किया गया था। जिसके बाद ये खेल शुरू हुआ। उर्मिला सनावर ने वीआईपी के नाम का खुलासा तो किया, लेकिन फिर ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग।
सनावर के खिलाफ पुलिस ने जाल भी बिछाया, लेकिन उर्मिला उस जाल में नहीं फंसी। मगर एकाएक सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती की एंट्री हुई और दर्शन भारती उर्मिला सनावर को सबके सामने लेकर आए। उसके बाद उर्मिला सनावर ने कई और ऑडियो भी वायरल किए, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग की। सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। उधर विपक्ष भी इस मामले को भुनाने लगा, जिसके बाद कहीं जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और अब सीबीआई इस पूरे मामले में वीआईपी के एंगल से जांच कर रही है। लेकिन अब दर्शन भारती इस मामले को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई जांच का श्रेय और अंकिता को न्याय दिलाने की दौड़ में कभी खुद आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो कभी उर्मिला सनावर को आगे निकालते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये पूरा खेल श्रेय लेने के लिए खेला गया था, और अगर ऐसा है तो जनता के लिए इनके किए गए खुलासों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। अंकिता हत्याकांड मामला जो शायद राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, या फिर यूं कहें कि चुनावी मुद्दा भी। अंकिता के सहारे हर कोई अपनी राजनीतिक टोटियां सेकने का काम कर रहा है, लेकिन आज भी अंकिता का इंसाफ अधूरा है। ना तो वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ और ना ही सबूत मिटाने वालों पर कोई कार्रवाई हुई। रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाले विधायक रेणु बिष्ट ने सरकार की फजीहत तो कराई, लेकिन मजाल है रेणु बिष्ट पर कोई एक्शन हुआ हो। यकीनन इसकी कोई तो खास वजह रही होगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का वो रहस्यमयी रिजॉर्ट जहां नेताओं के इशारों पर होता था देह व्यापार, जहां दफना दी गई अंकिता की जिंदगी, जहां चलवा दिया गया था बुलडोजर रातों रात, विधायक रेणु बिष्ट पर सवाल आज भी बरकरार। पहाड़ से हजारों सपने लिए एक बेटी ऋषिकेश पहुंचती है, ये सोचकर कि वो अपने माँ बाप का सहारा बनेगी, अपने सपनों को पंख लगाएगी, हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन शायद उसे ये मालूम न था कि यहाँ इंसान की खाल में कुछ गिद्ध छिपे बैठे थे, जो उसे और उसके सपनों को नोच खाने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की तो अंकिता भंडारी के सपने और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। आपने सही पहचाना, हम वनंतरा रिजॉर्ट की ही बात कर रहे हैं, जहां नेताओं के इशारों पर देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था, जहां लड़कियों पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जाता था, जहां सफेद पोश नेताओं का सिक्का चलता था। वो रहस्यमय रिजॉर्ट जहां अंकिता के सपनों को दफन कर दिया गया, जहां वीआईपी के राज को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की गई। आखिर क्यों? सवाल यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट आपसे है। आपने ही इस रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलवाया था, आखिर क्यों? आपको रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने का फरमान आखिर किसने जारी किया था? बुलडोजर भी जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसी पर चलवाया गया, आखिर क्यों? क्या रिजॉर्ट में अंकिता हत्याकांड से जुड़े गहरे राज छिपे थे, जिनके उजागर होने का आपको डर सता रहा था? क्या अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी को आप जानती है? क्या वहां कोई ऐसा राज छिपा था जो सफेद पोश नेताओं की असलियत को दुनिया के सामने ला सकता था? अगर नहीं तो आखिर रेणु बिष्ट आपने क्राइम सीन पर बुलडोजर क्यों चलवाया? ये तमाम सवाल बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट आपसे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर थी, आप एक महिला भी थी, बावजूद इसके आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। क्या आपको कानून और सत्ता किसी का भी डर नहीं था? क्या आपके जहन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया था कि आप इस केस से जुड़े सबसे अहम सबूत को नष्ट कर रही थी, जिसके लिए आपको कड़ी सजा मिल सकती थी? लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि आपकी जरूरत से शासन प्रशासन, आप और आपकी सरकार सब सवालों के घेरे में थे। आपने बीजेपी सरकार की खूब फजीहत भी कराई। लोगों ने जमकर बीजेपी सरकार को कोसा। रेणु बिष्ट पर शुरू से ही सबूत नष्ट करने के आरोप लगते रहे, लेकिन मजाल आज तक रेणु बिष्ट की विधायकी और रेणु बिष्ट पर कोई एक्शन लिया गया हो। सरकार के माथे पर अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ा सबूत मिटाने का कलंक लगा है, जिसे पार्टी शायद कभी ना मिटा पाए, और ये कलंक बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट आपकी वजह से लगा है, जिस पर आज तक कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं हुई है।
सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाने के लिए 118 हिमाचल की तर्ज पर कानून बनाने की कोशिश वो करेंगे। पहाड़ की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं दर्शन भारती के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर धामी सरकार पहले ही कड़े कदम उठा रही है। इस राज्य की डेमोग्राफी खत्म होने जा रही है, तब कौन सी अंकिता, कौन सी बनिता, कौन सा क्या। इसलिए इस राज्य की डेमोग्राफी को बचाने के लिए 118 हिमाचल की तर्ज पर एक कानून बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा अंतिम प्रयास होगा। इस पहाड़ को अगर बचाना है, इसकी सनातन संस्कृति, यहाँ के लोगों के हकूक, तो वही एक रास्ता है। अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा प्रदेश का मुखिया जो है वो इस प्रदेश को संवारने में लगा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं कि हो सकता है किसी न किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश जो है अग्रणी स्थान पे है। बहुत सारे ऐसे कामों में जो आज उत्तराखंड प्रदेश नंबर 1 पे है। आज बच्चों के लिए जो है 30,000 से ज़्यादा नौकरियां मिल गई, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ी ना कोई बोलेगा। लेकिन वो डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, तो उस पर हम डेफिनेटली हम अगर कोई अनर्गल इस उत्तराखंड में कोई हमारी जो है अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में दमगड़ा में बताया जा रहा है कि तलवार फार्म की 125 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जोतने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक जहां पीड़ित परिवार पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था, तो वहीं स्थानीय विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरे ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में प्रशासन की ऐसी दबंगई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और मामले में कार्रवाई के लिए पीएमओ को लेटर तक लिख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 125 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल, किसान की मेहनत पर चला दिया हल, पुलिस और प्रशासन ने रौंदी फसल, किसकी शय पर हुआ सब। उधम सिंह नगर के खटीमा में दमगड़ा गांव में पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल मामला 125 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को जोतने से जुड़ा हुआ है। हैरत की बात यह है कि वाकया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र के साथ ही उनके गांव नगलातरी से महज 1 किलोमीटर पर गुजरा है। जानकारी के मुताबिक देश की आजादी के समय पाकिस्तान से आए गए तलवार फैमिली के लोग अब तक इस जमीन पर खेती कर रहे थे और जिस वक्त ये कार्यवाही हुई उस वक्त भी जमीन पर गन्ने, गेहूं और सब्जियों की फसलें खड़ी थी, लेकिन पल भर में उन्हें पुलिस और प्रशासन की देखरेख में रौंद दिया गया। कार्यवाही के दौरान पीड़ित परिवार खटीमा एसडीएम से पूछता रहा, सर किसके आदेश पर ये सब हो रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो अपना काम कर रहा है। कौन अपना काम कर रहा है? सर आपके पास कोई ऑर्डर है? मेरा खेत जोतने का बगैर उधर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरे ने इस मामले पर मोर्चा खोल दिया है। भुवन कापरे ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के किरण तलवार की 125 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को बिना नंबरों के दर्जन भर ट्रैक्टरों ने जबरदस्ती रौंद दिया ताकि भूमाफियाओं को कब्जा दिया जा सके। तो अचानक 30 तारीख को बिना किसी कोर्ट के आदेश के पुलिस प्रशासन, खटीमा का तहसील प्रशासन और 30 से ज्यादा नंबर प्लेट के ट्रैक्टर खड़ी फसल को जोत देते हैं। 125 एकड़ के खड़ी फसल को जोत देते हैं और हम प्रेस के माध्यम से सरकार से भी मांग करते हैं, शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि इस जमीन को लेकर विवाद पुराना है। कुछ रिपोर्ट दावा करती है कि जमीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से जुड़ी हुई है, जिस पर विवाद है। जमीन पर कब्जे को लेकर कई नामी चेहरों की चर्चा है। आरोप ये भी है कि इन लोगों ने तलवार फैमिली पर 20 एकड़ जमीन देने का दबाव बनाया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते। बहरहाल अब देखना ये होगा कि खड़ी फसल को जोतने पर क्या एक्शन होगा, क्या मामले पर कोई संज्ञान दिया जाता है या फिर नहीं।
राजधानी देहरादून में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े होती हत्या और खुलेआम पत्रकार पर हमला लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन एसएसपी साहब की दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों पर एक्शन हुआ है। आरोपियों को सलाखों की सैर करवा दी गई, जो काबिले तारीफ है, और बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश भी। रिपोर्ट देखिए। दून में बिगड़ती कानून व्यवस्था, एसएसपी साहब ने संभाला मोर्चा, वरिष्ठ पत्रकार पर हुआ हमला, 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। राजधानी देहरादून इन दिनों काफी चर्चाओं में है, जिसकी वजह बिगड़ती कानून व्यवस्था है, क्योंकि कभी दिन दहाड़े भरे बाजार में कत्ल हो जाता है तो कभी सरेआम किसी पत्रकार पर जानलेवा हमला, जो राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसे बिगड़ते हालातों में एसएसपी अजय सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है। 24 घंटे के भीतर आरोपी सलाखों के पीछे पाए जाते हैं। चाहे फिर गुंजन हत्याकांड हो, आरोपी को 2 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यहाँ तक कि 72 घंटे के भीतर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में किसी केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। उधर शुक्रवार की रात को वरिष्ठ पत्रकार हेमभट्ट पर हुआ जानलेवा हमले में भी 24 घंटे के भीतर अज्ञात 2 आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार हेमभट्ट के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले 2 युवक मोहम्मद कैफ और मोहम्मद ताशिफ को हिरासत में लिया गया था। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि 6 फरवरी शाम को उनके द्वारा इनामुल्ला बिल्डिंग के पास रेसकोर्स जाने के लिए स्कूटी पर लिफ्ट ली गई थी। आरोपियों को कहना था कि उनके हॉर्न देने पर भी पीड़ित यानी हेमभट्ट उन्हें साइड नहीं दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने रेसकोर्स जाने वाली सड़क पर अपना वाहन पीड़ित की गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया। ऐसे में पत्रकार हेमभट्ट को मजबूरन वहां पर रुकना पड़ा, जिसके बाद युवकों के साथ विवाद में उनके बीच मारपीट हो गई। ये पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बातें बताई है। हालांकि मामले में गहन जांच की मांग की गई है, लेकिन सवाल एसएसपी साहब अभी भी कानून व्यवस्था पर है। शहर भर में सीसीटीवी कैमरों का जाल है। स्मार्ट पुलिसिंग के दावों के बीच धरातल पर बढ़ता अपराध आपके और आपकी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगर समय रहते दून पुलिस ने बढ़ते अपराधों पर लगाम नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब देहरादून को क्राइम सिटी के नाम से जाना जाएगा। ऋषिकेश में वन भूमि का मामला आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा करता हुआ नजर आया। दरअसल समाज सेवी चंद्रभूषण शर्मा ने विवादित जमीन से जुड़े 17 बिंदुओं को लेकर वन विभाग से जानकारी मांगी थी। विभाग द्वारा दिए गए दस्तावेजों से मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश काल के दौरान इस भूमि को आरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी से हटा दिया गया था। ऐसे में वर्तमान में किया जा रहा ये दावा जमीन विभाग की है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसका कोई आधार नहीं है, यह आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है। बता दें कि अब चंद्रभूषण शर्मा ने स्थानीय लोगों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब तक लोग अलग अलग दिशाओं में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब पुख्ता दस्तावेज मिल गए हैं। कि आप हमें बताएं कि ये भूमि आपने वन विभाग के अंदर कब ली और ये भूमि आपने कितनी बार इसमें क्या 1950 के बाद आज़ादी के बाद, अगर आज़ादी से पहले ली तो क्या आज़ादी के बाद आपने री नोटिफाई किया, क्या आज़ादी से पहले जब ली तो उसका नोटिफिकेशन के जो 6 पूरे चरण हैं क्या आपने वो 6 के 6 चरण पूरे करे कि नहीं करे। और उसके बाद फिर हमने एक चीज़ और उनसे मांगी कि क्या आपने किसी को ये लीज आउट करी है ये जमीन। सोचा कि क्यों ना ये जो प्रकरण चल रहा है कि इसमें क्या ये भूमि वन, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न आया कि ये भूमि आखिर वन विभाग के पास आई कब, कैसे आई, क्योंकि हम तो अभी तक वर्तमान में यही जानते हैं कि ये वन विभाग की भूमि है, लेकिन आखिर ये वन विभाग के पास आई कैसे। शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा महाशिवरात्रि तक चलेगी। ऐसे में हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है। पुलिस ब्रीफिंग को लेकर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ियों के पैदल मार्ग और वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग स्थलों और गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 19 सेक्टरों में बांटा गया है। देखिए, शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा उस दिन तक विशेष रहेगा।
इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग लेकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है, इसके अलावा जो हरकी पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमने हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में। नैनीताल के जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से खास अपील की है। उन्होंने बोर्ड एग्जाम के दौरान संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को कुछ जरूरी टिप्स भी दिए हैं। वहीं जिला अधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वो बच्चों पर अनावश्यक बोझ न डालें। बोर्ड परीक्षार्थियों से ये आग्रह रहेगा कि वो हड़बड़ी न मचाए। बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो हवा खड़ा किया जाता था किसी समय, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं कि वो जो उनकी नियमित दिनचर्या है उस दिनचर्या में भरपूर नींद लें, जो उन्होंने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करें और सहज रूप से रिलैक्स होके अपना खान पान, सोना जागना, विश्राम वो सब नियमित रखें और जो पढ़ा हुआ है उस पे उसका रिवीजन करें। और अभिभावक भी बच्चों को सहयोग करें, उन पे ज़्यादा अधिक अंक लाने का जो दबाव है, जो स्कोर पैटर्न है, वो सार्वजनिक जीवन में वो अंक प्रणाली कितनी उपयोगी होती है, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य इसमें है नहीं। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में हुई प्रीति हत्याकांड मामले में एसपी क्राइम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी क्राइम ने घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया और क्राइम सीन से सबूतों को जुटाया है। उन्होंने बताया कि महिला अपराध को लेकर डीजीपी गंभीर है। उनके निर्देश पर ऋषिकेश और देहरादून में महिलाओं की हत्या के मामले में विभागीय लापरवाही को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 31 जनवरी की रात को जो है यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेते हुए हमारा पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में आता है। इसलिए मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी जो है गठित की गई, जो इसको चेक करेगी कि अगर इस घटना में कोई लापरवाही हुई है पुलिस के स्तर पे, वो थाना लेवल पे हो या चौकी लेवल पे हो या अन्य किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे अगर कोई लापरवाही हुई है तो इसका जो है सघन चेकिंग करेगी और अगर कुछ लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बढ़ा रही कुंदा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कई जनप्रतिनिधियों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, बीजेपी की विचारधारा से लोग हो रहे प्रभावित। अंकिता हत्याकांड प्रकरण को लेकर देहरादून में हुई महापंचायत। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच को लेकर उठाई गई आवाज। अंकिता के पिता ने अनिल जोशी की एफआईआर पर खड़े किए सवाल। अंकिता मामले में सीबीआई जांच के तमगे की होड़, कभी उर्मिला तो कभी दर्शन भारती की दौड़। दर्शन भारती ने जनता के प्रदर्शन पर किया वार, लोगों की भावनाओं को पहुंचाई चोट। और शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में जिला प्रशासन अलर्ट। कांवड़ों के लिए तय किए गए रूट। महाशिवरात्रि तक मेला क्षेत्र 9 जोन और 19 सेक्टर में बांटा।